नमस्कार। एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। इसके जो 3 टॉपिक बचे हैं अपने, एक है आवेशित चालक की सतह पर बल, दूसरा है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी होती है, और तीसरा है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, आवेशित चालक की सतह पर बल। देखिए, चालक होता है, उसको जितना भी हम चार्ज देते हैं वो सारा का सारा उसकी सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, अब इसको हमने समान आवेश दिया है इस चालक को, और वो सारा का सारा अंदर इसके अंदर रिपल करके सरफेस पे आ गया। अब सरफेस पर भी ये क्या है, समान आवेश है, तो ये यहाँ पे भी ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो उस प्रतिकर्षण के कारण प्रत्येक अल्पांश पर एक बल अनुभव किया जाता है इस चालक के। ठीक, वो किसके कारण बल है? इन आवेशों के परस्पर प्रतिकर्षण के कारण। तो इस पे जो टोटल बल लगेगा ना इस सतह पर, वो क्या होगा, ये जो छोटे छोटे अल्पांशों के कारण बल लग रहा है उनका सदिश योग करेंगे, और वो जो योग आएगा वही उस बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने माना एक चालक की सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ये डायग्राम जो देख रहे हैं आप, ये हमने चालक सतह ली है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। हमें क्या करना है, हम चालक के ठीक बाहर एवं ठीक अंदर चालक के सापेक्ष दो सममित बिंदुओं क्रमशः P1 व P2 पर विचार करते हैं। हमें तो इस चालक की सतह पर बल निकालना है कि इस सतह पर कितना बल लग रहा है। कहीं पे मान लीजिए हमें इस सतह पर बल निकालना है, इसका मतलब ये फोर्स निकालना है इस सतह पर कितना फोर्स लग रहा है। इसके लिए हमने ये डायग्राम माना है एक, ये जो पृष्ठ है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व वो सिग्मा है, और हमने दो पॉइंट लिए हैं, पॉइंट P1 और पॉइंट P2। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, ये जो पृष्ठ है इसको दो अल्पांशों में विभक्त कर लिया। हमने यहाँ पे ये एक छोटा सा अल्पांश लिया है, देखिए AB अल्पांश। ठीक है, तो इस पृष्ठ के दो पार्ट हो गए, एक तो AB और एक ACB। एक तो ये केवल इतना, और दूसरा है वो यहाँ से लेकर के ये वाला जो शेष बचा है, ये वाला। समझ गए? तो दो पार्ट हो गए, AB और ACB। अब ये जो पॉइंट है अपने P1 और P2, ये एकदम से इसकी सतह के नियरेस्ट हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे मान लीजिए ये दूरी है ना, ये बहुत ही कम है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से इसके सेंटर से देखें तो ये R दूरी है, वो लगभग इसकी त्रिज्या के बराबर ही। हमने काफ़ी दूर नहीं लिए, पृष्ठ के बिल्कुल नज़दीक ये पॉइंट लिए, बस दूर तो डायग्राम में आपको दिखा रखा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि इसकी क्रिया प्रतिक्रिया कैसे हो रही है। तो अब देखिए, चालक गोले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी गाउस के नियम से, वही हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो चालक सतह है इसके जस्ट पास में, इसका मतलब सतह के ऊपर ही मान लीजिए आप, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आती है ना। और ये कौन से पॉइंट पर है, P1 पर। तो यहाँ पे हमें E P1 प्राप्त हुआ, वो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हमें पता है कि पृष्ठ के जस्ट अंदर आएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। इसका मतलब E P2 पर क्या वैल्यू आएगी, 0। तो
पृष्ठ के जस्ट बाहर तो अपनी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी और पृष्ठ के जस्ट अंदर आते ही वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 प्राप्त हुई हमें। अब हम इस पृष्ठ पे हमने जो दो अल्पांश लिए हैं उनकी बात करते हैं इन दोनों पॉइंट पर। तो एक तो अपना अल्पांश है ए बी और एक अल्पांश है, एक तो है ए बी और एक है ए सी बी। ठीक है, पहले हम पॉइंट पी पर बात करते हैं। ये जो अल्पांश है उस पर भी वही आवेश है जो इस शेष अल्पांश पर है। तो इसका मतलब इसके कारण इस पर जिधर बल लगेगा वही दिशा इसकी होगी। तो देखिए ए बी अल्पांश पर पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पे हमने जो पॉइंट पी लिया है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इससे बाहर दूर होगा। तो E1 इस डायरेक्शन में आ रहा है। सेम बात इसी के लिए करते हैं, तो इससे भी दूर ही होगा, तो ये E2 की डायरेक्शन भी यही। तो E1 और E2 की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी P1 के लिए। तो EP1 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ डायग्राम से हमें, इस चित्र से क्या प्राप्त हो रहा है हमें, EP1 बराबर E1 प्लस E2, अर्थात P1 पर E1 एंड E2 समान दिशा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट P2 की। तो देखिए ये अपना पॉइंट P2 है, ये कहाँ पर है, पृष्ठ के अंदर। तो यहाँ पे ए बी अल्पांश के कारण इससे दूर, ए बी अल्पांश से बाहर की तरफ बल लगेगा, तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी E1 इस डायरेक्शन में दूर की तरफ। इस अल्पांश के कारण बल लगेगा वो इस पृष्ठ से दूर की तरफ, अर्थात ये इधर लगेगा। तो दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट। तो EP2 पर कितना प्राप्त हुआ हमें इस डायग्राम से, EP2 हमें प्राप्त हो रहा है E1 माइनस E2। क्यों, क्योंकि P2 पर E1 एंड E2 परस्पर विपरीत है। ठीक, तो यहां से हमें कंडीशन प्राप्त हो रही है E1 माइनस E2। देखिए इनको नाम दे दीजिए, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 3 और ये समीकरण 4। तो अब आप देखिए समीकरण 2 और 4 से, किससे, समीकरण 2 व 4 से EP2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 बराबर E1 माइनस E2। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, E1 इक्वल्स टू E2। एक तो कंडीशन ये बन गई अपनी कि E1 बराबर है E2 के, ये इक्वेशन हो गई अपनी 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं। कौन सी इक्वेशन लिए, इक्वेशन 1, 2, सॉरी 1, 3 और 5। देखिए क्या क्या है, समीकरण नंबर 1 और 3 से आप देखेंगे तो EP1 बराबर आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और EP1 बराबर आ रहा है E1 प्लस E2 इक्वल्स टू EP1, ये आ रहा है। तो E1 प्लस E2 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 और 3 से हमें प्राप्त हो रहा है E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 5 से क्या प्राप्त हो रहा है, E1 इक्वल्स टू E2। E1 की जगह भी आप E2 लिख दीजिए। तो यहाँ पे E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना बन गया, 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
अब देखिए E2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हम पुनः डायग्राम को देखते हैं। E2 ये रहा आपका, ये E2 वैल्यू किसके कारण आ रही है? अल्पांश ACB के कारण, इस बड़े वाले अल्पांश के कारण। इस पॉइंट पर बोल दीजिए, या ये पॉइंट इस अल्पांश के बिल्कुल निकट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्पांश ACB के द्वारा AB पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जो वैल्यू का मान आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आप ऐसे मान लीजिए इस अल्पांश AB के लिए ही आया है। कौन से अल्पांश के कारण? ACB के कारण। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अल्पांश ACB द्वारा अल्पांश AB पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ACB द्वारा AB पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो AB अल्पांश है इस पर आवेश मान लेते हैं। तो माना AB पर कुल आवेश DQ है। ठीक, अब हमारे पास में AB के ऊपर E की वैल्यू है और Q की वैल्यू है, तो हमें फोर्स ही निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः अल्पांश AB पर विद्युत बल क्या होता है? तो DF बराबर EDQ। अरे फोर्स बराबर क्या होता है? QE। यहाँ पे अल्पांश है, उस पर चार्ज है वो DQ है, और अल्पांश लिया है F है, वो टोटल फोर्स आता है अल्पांश के लिए DF। यही तो हमने लिखा है, DF बराबर EDQ। ठीक है, यहाँ पर जो E है वो कौन सा है? E2 की वैल्यू प्राप्त हुई है हमें, E2 DQ वैल्यू पुट कर दो। DF बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ। ओके, अब देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन S। ठीक, यहाँ पे अल्पांश की बात करें तो DQ अपॉन DS। तो DQ की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? सिग्मा DS। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो रखिए ये वैल्यू, DF बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा DS। DF बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट DS। तो ये वैल्यू तो है अल्पांश पर विद्युत बल की, कितना लग रहा है। अब हम बात करें, देखिए ये AB अल्पांश पर जो बल लग रहा है ना, उसकी वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? अल्पांश AB पर विद्युत बल। अब इसी का हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन करेंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल प्राप्त हो जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ पर संपूर्ण पृष्ठ पर बल कितना होगा? F इंटीग्रेशन S टोटल सरफेस के लिए
सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। यही वैल्यू प्राप्त हुई। ये तो हमें प्राप्त हुआ संपूर्ण पृष्ठ पर बल F बराबर इंटीग्रेशन S सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। अब F है तो यहाँ से हम P भी निकाल सकते हैं। P क्या होता है? दाब। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर बल या दाब निकाल लेते हैं हम dF वाले से। तथा पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर देखिए दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो आप एकांक क्षेत्रफल का बल बोल दीजिए, चाहे उसे आप दाब बोल दीजिए। तो P बराबर क्या होता है? F अपॉन ए। यहाँ पे अल्पांश की बात कर रहे हैं तो dF अपॉन dA बोल दीजिए। यहाँ पे हमने जो क्षेत्रफल है उसको S के रूप में डिनोट किया है तो ds। P बराबर dF बाई ds। तो यहाँ से वैल्यू क्या प्राप्त होगी? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमें फोर्स एंड प्रेशर दोनों की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो आवेशित चालक की सतह पर जो बल लगता है वो तो लगता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। अल्पांश की बात कर लेते हैं हम। और जो दाब लगता है वो कितना लगता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे अगर आप E की फॉर्म में लिखना चाहें तो सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो E की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए क्या बनता है? E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सिग्मा क्या प्राप्त हुआ? एप्सिलॉन नॉट E। ये सिग्मा की वैल्यू है वो यहाँ पे आप पुट कीजिए। तो यहाँ से क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। यही बनता है। एक से तो ये कैंसिल हो गया, तो शेष क्या बचा यहाँ पे? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds। ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। इसकी सिग्मा E के फॉर्म में वैल्यू आई है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको E की फॉर्म में वैल्यू जो प्राप्त होती है वो। इसी की E की फॉर्म में हमें प्राप्त होती है dF बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds। इसको लिखेंगे तो इंटीग्रेशन S 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds। ठीक, सेम इसी को लिखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये E की फॉर्म में है वैल्यू और ये सिग्मा की फॉर्म में है वैल्यू। तो आपको फॉर्मूला ये वाला याद रखना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था आवेशित चालक की सतह पर बल, वो हम ज्ञात कर चुके हैं। हमने दो चीज़ें ज्ञात की हैं, आवेशित चालक की सतह पर एक बल निकाला है और दूसरा दाब। बल हमें प्राप्त हुआ है इंटीग्रेशन S सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds और दाब प्राप्त हुआ है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, E और सिग्मा दोनों के रूप में न्यूमेरिकल में काम है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इससे पिछले वाले टॉपिक में हम देख चुके हैं कि कोई भी ये जो आवेशित चालक है इसके पृष्ठ के ऊपर दाब लगता है वो किधर लगता है? बाहर की तरफ, और वो कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं? देखिए ये बल लग रहा है, ये दाब या बल लग रहा है बाहर की तरफ। इसके विरुद्ध हम इस गोले को संपीड़ित करते हैं, अर्थात हम क्या कर रहे हैं? इस गोले की जो त्रिज्या है उसको थोड़ा कम कर रहे हैं।
या तो आप ऐसे बोल दीजिए कि यहाँ पे जो गोले की त्रिज्या है उसको कम कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि विद्युत क्षेत्र का जो आयतन है उसको हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आर त्रिज्या के अंदर वो दूर दूर थोड़े दूर दूर वितरित हैं। जैसे ही हम त्रिज्या थोड़ी कम करेंगे तो वो एकदम पास पास आ जाएंगे, उनका आयतन बढ़ जाएगा, विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ जाएगा, गोले का नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस गोले को हम संपीड़ित करेंगे अंदर की तरफ, फोर्स लग रहा है अपना बाहर की तरफ, तो हमें यहाँ पे इस फोर्स के विरुद्ध या इस दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जितना हम कार्य करेंगे वो कार्य ही इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसको अंदर पुश करने के लिए जितना हम वर्क करेंगे यही वर्क बराबर होगा इसकी एनर्जी के। किसके बराबर होगा? एनर्जी के। ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। देखिए, मान लीजिए हमने ये एक आर त्रिज्या का एक गोला लिया है, गोलीय आवेश है। इसका पृष्ठ घनत्व कितना है? पृष्ठ आयतन सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इस पे बल हम निकाल चुके हैं, बाहर की तरफ P कितना होता है? P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दाब इतना है तो बल कितना होगा? F बराबर EA। तो P की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे बल क्या होता है? दाब गुणा क्षेत्रफल, यही तो होता है। तो P की वैल्यू रख दी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। A की वैल्यू गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, ये फोर्स जो हमें F प्राप्त हो रहा है ये इसके बाहर की तरफ लग रहा है, और हमें क्या करना है? इसको dr दूरी तक अंदर की तरफ संपीड़ित करना है। तो इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कितना करना पड़ेगा? यहाँ पे मैं थ्योरी लिख देता हूँ। इस बल के विरुद्ध गोले को dr दूरी से संपीड़ित करने में किया गया कार्य कितना होगा? dw बराबर F/dr। कार्य कितना होता है? बल गुणा विस्थापन, बल F, विस्थापन dr। तो dw बराबर F/dr। F की वैल्यू कितनी आ रही है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr। ये हमारा कार्य आ गया। ठीक है, अब देखिए, हमें इस डायग्राम में हमने क्या किया है? इसको dr दूरी से संपीड़ित किया है, तो हमने विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि की है dr दूरी की। तो वो वृद्धि कितनी है? हमने देखिए हमने किया क्या है? इसको dr से संपीड़ित किया है। इसको गोले को तो हमने संपीड़ित किया, लेकिन इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसके आयतन में हमने क्या कर दी? वृद्धि कर दी। या आप इसको ऐसे बोल दीजिए कि गोले के आयतन में कमी कर दी। इसका मतलब ये हुआ है कि इसके अंदर जो विद्युत आवेश है उसके आयतन में वृद्धि कर दी। वो वृद्धि हमने कितनी की? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि। वृद्धि कितनी है? वो है dv बराबर इसका क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या की जो मतलब लंबाई है वो कितनी है? dr। तो आयतन क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल गुणा लंबाई। कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर dr।
डी वी बराबर हमें प्राप्त हुआ 4πr² dr, और यही हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है 4πr² dr। यहाँ पे हम डी वी लिख देते हैं, तो हमें डी डब्ल्यू प्राप्त होता है। वो कितना होता है, डी डब्ल्यू बराबर σ²/2ε0 डी वी। तो ये तो हमें डी डब्ल्यू प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसी से संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा है वो निकाल लेंगे। ये केवल हमें अल्पांश के लिए प्राप्त। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ से संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, और वो कितनी होगी, डब्लू। ऊर्जा क्या होती है, जो कार्य हम कर रहे हैं वही तो है, तो यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है टोटल वही ऊर्जा है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी डब्ल्यू वाले का, तो σ²/2ε0 डी वी। ओके, σ² को ई की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, पिछले डेरिवेशन में बता चुका हूँ आपको, ये बन जाएगा 1/2ε0 E² dV। तो ये अपनी संचित ऊर्जा आ जाएगी संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखें। इंटीग्रेशन σ²/2ε0 dV, और E की फॉर्म में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 1/2ε0 E² dV। हमें क्या करना था कि एकांक आयतन में ऊर्जा, अर्थात ऊर्जा घनत्व, भाई एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसी को तो हम ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं कि इकाई आयतन में संचित ऊर्जा या इसको हम बोल सकते हैं ऊर्जा घनत्व। तो UV बराबर इकाई आयतन में चाहिए तो आयतन का भाग लगेगा इस कार्य के अंदर जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, तो यहाँ से प्राप्त होगा dW/dV। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी, σ²/2ε0। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व या एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है वो कितनी प्राप्त हुई, UV बराबर σ²/2ε0 बोल दीजिए, या इसे E की फॉर्म में 1/2ε0 E² बोल दीजिए। यही अपना इस डेरिवेशन का अंतिम मकसद था। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। देखिए ये वैल्यू हमने गोलीय कोश को मान करके निकाली है, लेकिन सच में यह वैल्यू आपकी हर चालक पृष्ठ के लिए यही प्राप्त होती है। तो ये तो अपनी निर्वात के लिए थी। अगर हम किसी माध्यम के लिए करेंगे तो यहाँ से UV प्राप्त हो जाएगा 1/2ε E², जहाँ पे एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एकांक आयतन में संचित ऊर्जा प्राप्त हुई σ²/2ε0। टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल, अर्थात साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। देखिए साबुन का बुलबुला आपने सभी ने देखा है। साबुन का बुलबुला एज ए गोलीय कोश ही होता है, जो अंदर से भी खोखला है, केवल उसका एक बाहरी पृष्ठ होता है। तो गोलीय कोश में भी यही होता है और साबुन के बुलबुले में भी यही होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर भी वायुदाब है और बाहर भी वायुदाब है। तो शुरुआत में देखिए होता क्या है, जैसे ये अपना एक वायु का बुलबुला है, इसके अंदर भी प्रेशर है जिसको हमने बोल दिया इंटरनल प्रेशर, इसके बाहर भी वायु का प्रेशर है जिसको हमने बोल दिया आउटसाइड प्रेशर। शुरुआत में इसमें होता क्या है, जो अंदर का दाब है वो बाहर के दाब से अधिक होता है, अर्थात P इंटरनल ग्रेटर देन P आउटसाइड। ठीक, अब जो ये अंदर का दाब अधिक है इसी को हम बोलते हैं दाब आधिक्य, और उसको हम बोलते हैं P एक्सटर्नल, P एक्स्ट्रा।
ये क्या हो जाएगा, तो P इंटरनल माइनस P आउटसाइड। ठीक है, तो बाहर के दाब से अंदर का दाब जो अधिक है उसको हम बोल देते हैं P एक्स्ट्रा। अब ये जो अंदर का दाब आधिक्य है इसको संतुलित करता है इस साबुन के बुलबुले का पृष्ठ तनाव। कौन करता है? पृष्ठ तनाव, टी सरफेस टेंशन। तो इस दाब आधिक्य को संतुलित कर रहा है पृष्ठ तनाव बल। तो यहाँ से जो P एक्स्ट्रा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 40/R। ठीक है, अब देखिए इस साबुन के बुलबुले को, ये R त्रिज्या का अपना साबुन का बुलबुला है। इसको हम सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करते हैं। तो अब ये बन गया अपना आवेशित गोलीय कोश, और इसकी पृष्ठ पर बाहर की तरफ दाब लगता है वो कितना लगेगा, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे पिछले वाले डेरिवेशन में हमने निकाला है। आवेशित चालक की पृष्ठ पर बल और दाब दोनों निकाले हैं। दाब कितना आया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इस साबुन के बुलबुले को आवेशित किया हमने तो इसके बाहर की तरफ दाब आया P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर का भी दाब आधिक्य है, वो भी किधर है, बाहर की तरफ ही है, P एक्सटर्नल। तो अब इस कंडीशन में जो पृष्ठ तनाव वाली टर्म आई थी 40/R, वो इन दोनों को संतुलित करेगी। किस किस को, आवेशित करने पर हमने क्या किया है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया है। मैं लिख देता हूं थ्योरी। अब हमने बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व आवेशित किया है। तो यहाँ पे लगेगा आपका विद्युत दाब। तो विद्युत दाब कितना लगेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस दाब को और P एक्सटर्नल को संतुलित करेगा 40/R। तो यहाँ पे इस कंडीशन में बनेगा अपना P एक्स्ट्रा प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 40/R। क्योंकि यहाँ पे P भी बाहर की तरफ है और P एक्सटर्नल भी बाहर की तरफ है, और ये जो P दाब आ रहा है वो भी बाहर की तरफ है। तो दोनों के योग है, एक ही दिशा में, तो दोनों जुड़ेंगे, दोनों को संतुलित करेगा 40/R। तो यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी, P एक्स्ट्रा बराबर 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कंडीशन बन गई। अब देखिए हम इसको आवेशित करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब दाब अधिक्य की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0। हम इस बबल को चार्ज करते रहते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन आएगी जिस कंडीशन पर P एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, 0। अर्थात ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू जब इसके बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे दोनों माइनस में है तो कैंसिल आउट होके P एक्स्ट्रा की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो संतुलन की अवस्था में हमें क्या प्राप्त होगा, संतुलन की अवस्था में P एक्स्ट्रा 0 अर्थात 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू 0 के बराबर हमें प्राप्त हो रही है। तो हमें प्राप्त क्या हुआ है, 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। तो 40/R बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए
मेन बात तो थी वो, एक तो थी कि इसका संतुलन कैसे हो रहा है, तो वो तो था पी एक्स्ट्रा का संतुलन हो रहा है 40/r से। फिर हमने इसको चार्ज किया तो हमारी कंडीशन क्या बनी, ये वाली बनी। अब देखिए हम इसी कंडीशन से इसके अंदर इसको आवेशित करते हैं तो एक कंडीशन आती है जब दाब आदि के शून्य हो जाता है और बुलबुला है वो फूट जाता है। दाब आदि के शून्य होते ही बुलबुला फूट जाएगा। तो बुलबुला जब फूटेगा उसके अंदर अपनी कंडीशन आती है, वो क्या आती है, 40/r बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0। ये कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी आगे की वैल्यू निकालने के लिए। इसी कंडीशन से हम बुलबुले की त्रिज्या r की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी ये जो समीकरण है, इसी समीकरण से हम बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू। इसी से हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब इन सारी वैल्यू को हम निकालते हैं। आपको जो मेजर समीकरण याद रखना है वो यही रखना है कि 40/r बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0 होता है साबुन के बुलबुले की संतुलित अवस्था के लिए। यहाँ से हम तीनों चीज़ें निकालते हैं। नंबर 1, बुलबुले की त्रिज्या, आर निकालनी है हमें। समीकरण से देखिए 40/r बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0। आर को लेके जाइए, बाकी को सबको इधर, तो आर बराबर 8ε0t बटा सिग्मा स्क्वायर। यह आपकी त्रिज्या की वैल्यू आ गई। कितनी आई, 8ε0t अपॉन सिग्मा स्क्वायर। नंबर 2 पे हम बात करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं तो इस समीकरण से क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर बराबर 8ε0t अपॉन r। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, √8ε0t अपॉन r। ये आपके पृष्ठ आवेश घनत्व की वैल्यू आ गई। नंबर 3 पर निकालते हैं हम चार्ज। आवेश Q, चार्ज Q बराबर क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा गुणा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr²। गोले का क्षेत्रफल ये। यहाँ से क्या बना, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दिया √8ε0t अपॉन r इंटू 4πr²। इस r² को आप इस रूट के अंदर लेके जाइए तो यहाँ से बनेगा 8ε0t r⁴ अपॉन r। ये तो रूट में है, ये 4π बाहर। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू Q क्या आएगी, 4π√8ε0t r³। तो उसी समीकरण से हमने साबुन के बुलबुले की त्रिज्या निकाल ली 8ε0t अपॉन सिग्मा स्क्वायर। उसी से हमने पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा निकाल लिया √8ε0t अपॉन r। और हमने चार्ज की वैल्यू भी निकाल ली 4π√8ε0t r³। तो ये अपना साबुन के बुलबुले का संतुलन कंप्लीट हुआ। संतुलन टॉपिक अपना है साबुन के बुलबुले का संतुलन। तो जो संतुलन समीकरण प्राप्त हुई वो कौन सी है, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये कौन सी है, संतुलित समीकरण। यही संतुलन है साबुन के बुलबुले का। ये कंडीशन है, जस्ट वो कंडीशन जब इससे थोड़े से भी रत्ती भर भी आगे बढ़े
बुलबुला फूट जाएगा। ठीक है, तो 40/r बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे देखिए, आपकी बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व 2.96 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर है। बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जब दाब अधिक शून्य हो अर्थात बुलबुला संतुलन की अवस्था में हो। और संतुलन की अवस्था में हमने बुलबुले की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या निकाला था रे, r बराबर एट टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। वैल्यू किस किस की चाहिए और किस किस की दी हुई है। देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है, 2.96 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे तो 2.96 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, आपको दिया है पृष्ठ तनाव की वैल्यू, टी की वैल्यू 4 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। टी की वैल्यू दी है आपको, बिल्कुल दी है, 4 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद है, निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यू है वो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी आपको इस गोले की। तो r बराबर 8 × 4 × 10⁻⁻4 8.85 × 10⁻⁻12 बट्टा 2.96 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी 3.2 × 10⁻⁻1 मीटर, या r बराबर 0.32 मीटर। देखिए, त्रिज्या एक लंबाई है और उसका मात्रक होगा मीटर। कैसे आया है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पे मैंने आपको सारी वैल्यू की यूनिट लिख दी है। इस यूनिट को आप ही निकालोगे और नहीं आती है तो मुझे पूछ लेना कमेंट करके, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आपकी बुक में कुछ आगे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं तो उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके। ठीक है।